बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने दोबारा टाइप्स ऑफ इनहिबिटर को डिस्कस करना है। लेकिन इस दफ़ा जो टाइप्स हमने बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, कि उस बॉन्ड के लिहाज से हमने टाइप्स बनाई हैं जो बॉन्ड इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान बनता है। अच्छा, पिछली जो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी वो किस बुनियाद पे थी कि इनहिबिटर किस जगह बाइंड करता है। अगर वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो वो कॉम्पिटिटर कहलाएगा। अगर एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के किसी और जगह बाइंड करते हैं, जैसे मैंने बताया था एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं जहाँ बाइंड कर रहे होते हैं कुछ इनहिबिटर, उनको नॉन कॉम्पिटिटिव कहा जाता है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जब इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो कौन सा बॉन्ड या कौन सा लिंकेज बनाता है। हमारे पास इस लिहाज से दो तरह की टाइप्स हैं। एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर, नाम से जाहिर है, जिसके इफेक्ट को दोबारा रिवर्स ना किया जा सके, यानी जिसके इफेक्ट को दोबारा बहाल ना किया जा सके। यानी जब ये बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तो वो एंजाइम को परमानेंटली ख़राब कर देगा, इससे एंजाइम को अलहदा नहीं किया जा सकता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफेक्ट्स ऑफ दीज इनहिबिटर कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज। इनके जो इफेक्ट हैं उनको दोबारा न्यूट्रल नहीं किया जा सकता, बहाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जब भी एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ भी एक बात ध्यान में रखेंगे, आपकी बुक में चूंकि बॉन्ड के लिहाज से ये टाइप डिस्कस की गई है, काफ़ी सारे इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ बॉन्ड ना भी बनाए लेकिन एंजाइम के स्ट्रक्चर को डैमेज कर दें, तो उनका इफेक्ट भी रिवर्सिबल होता है। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के उनको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, उनको इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? इनएक्टिवेट द एंजाइम कंप्लीटली। जब ये बाइंड करेंगे तो एंजाइम को मुकम्मल तौर पे एंड परमानेंटली, कंप्लीटली एंड परमानेंटली उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। यानी इन इनहिबिटर के बाइंड करने के बाद एंजाइम मुस्तकिल तौर पे ख़राब हो जाएगा। अब एंजाइम दोबारा अपनी प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो इस वजह से इनको क्या कहा गया? इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अच्छा, ये बात जो है वो हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। जैसे इरिवर्सिबल इनहिबिटर की जो बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। वो क्या करती है? बैक्टीरिया के उन एंजाइम को परमानेंटली डिसेबल करती है जिनका काम सेल वॉल बनाना है। अब अगर एंजाइम बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं बना पा रहे, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं तो उनको सेल वॉल डेवलप करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन की कैटेगरी, सारे एंटीबायोटिक ऐसे काम नहीं करती, डिफरेंट एंटीबायोटिक का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। हम सिर्फ अभी पेनिसिलिन वाली कैटेगरी की बात करें तो ये उन बैक्टीरिया के एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, परमानेंटली ख़राब करती हैं जिन्होंने सेल वॉल बनानी है। अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं बनती तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाता इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर और उसकी फौरन ही डेथ हो जाती है। रिवर्सिबल इनहिबिटर, नाम से जाहिर है, ऐसे इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ बाइंड करें भी सही लेकिन दोबारा उनकी एक्शन को, हम एंजाइम के एक्शन को दोबारा न्यूट्रल कर सकें। तो इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज एट इज क्यों? एज इट फॉर्म वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विद एंजाइम। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एक वीक बॉन्ड की एग्जांपल है। तो अगर कोई भी इनहिबिटर एंजाइम के साथ कमजोर बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको उतारना, उसको अलहदा करना बड़ा आसान होगा। अच्छा, इसको अलहदा कैसे किया जा सकता है? मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होता है कि जो हम इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसको एक सोल्यूशन में रखते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर एंजाइम इनहिबिटर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक सॉल्यूशन के अंदर हमने एंजाइम इनहिबिटर रखा है तो वो सॉल्यूशन इनको अलग कर दे तो इसको डाइल्यूशन कहा जाएगा। क्लियर? डायलिसिस में क्या होता है कि ये जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है इसको एक मेम्ब्रेन से गुजारते हैं। तो इनहिबिटर्स छोटा होने की वजह से मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं, एंजाइम पीछे रह जाते हैं। तो ये जो टेक्निक जिसमें मेम्ब्रेन के जरिए से इनहिबिटर एंजाइम को अलहदा किया है तो इसको डायलिसिस कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो सबस्ट्रेट है वो उस इनहिबिटर को डिस्प्लेस करके खुद बाइंड करती है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती। तो बहरहाल ये कुछ मेथड है जिनके ज़रिए से रिवर्सिबल इनहिबिटर के एक्शन को दोबारा बहाल किया जा सकता है। हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो इनहिबिटर नेचुरली मौजूद हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं वो रिवर्सिबल हैं। वो ज़्यादातर क्या है? रिवर्स। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं वो सारे कंट्रोल्ड में है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बाज़ दफ़ा जो एंड प्रोडक्ट होती है, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस में, कि
एंजाइम इनहिबिशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करती हैं। कि इसमें होता क्या है कि आमतौर पे जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसकी जो एंड प्रोडक्ट है वो मेटाबॉलिक पाथवे को चलाने वाले एंजाइम में से किसी एक को ब्लॉक करती है और आमतौर पे किसी फर्स्ट एंजाइम को ब्लॉक कर रही होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाता है। कब रुकता है? जब इस प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो जरूरत से ज्यादा सेल में बनने लगती है, तो यही वाली प्रोडक्ट अपने एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, रिएक्शन रुक जाता है। लेकिन जिस वक्त ये प्रोडक्ट का लेवल दोबारा कम होने लगता है तो ये दोबारा इस एंजाइम से अलग हो जाती है और रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं हमारा सेल एंजाइमेटिक इनहिबिशन के जरिए से अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट ना बनाए। तो ये जो जितने भी हमारे सेल्स में इस तरह के काम हो रहे हैं कि जिसमें जो प्रोडक्ट है वो अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, वो सारे के सारे रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं। जैसे मेलोनिक एसिड मेलोनेट एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है, लेकिन इस टॉपिक को, इस पॉइंट को मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, इस वजह से आप लोगों ने पिछला लेक्चर सुनना है अगर इस पॉइंट को समझना है। तो मेलोनिक एसिड एक हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर है। किस एंजाइम का है? उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ने करना क्या है? सक्सिनिक एसिड जो हमारे सेल के अंदर बन रहा है उसको कन्वर्ट करना है फ्यूमेरिक एसिड में, ऑक्सीडाइज करना है डिहाइड्रोजिनेशन के जरिए से। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है मेलोनिक एसिड उसको इनहिबिट कर देता है। अब जो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का बनना है, ये चूंकि हमारे क्रैब साइकिल का पार्ट है और क्रैब साइकिल वो हमारे पास साइकिल है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। तो इस वजह से एनर्जी प्रोडक्शन आप कह सकते हैं कंट्रोल में रहती है। ये नहीं कि हमारी बॉडी हर वक्त एटीपी बना रही होती है, एटीपी को हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो एंजाइम के साथ कमजोर बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इनको रिलीज किया जा सकता है। ज्यादातर होता है इंक्रीज कंसंट्रेशन के बिहाफ पे, लेकिन इसके अलावा डिल्यूशन और डायलिसिस के जरिए से भी इनको अलग किया जा सकता है। हाँ, इरिवर्सिबल इनहिबिटर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो नॉर्मल मेथड है जिनके जरिए से हम इनहिबिटर को अलग कर रहे होते हैं एंजाइम से, तो वो इन मेथड के जरिए से अलग, उनके लिए फिर स्पेशल किस्म की आप कह सकते हैं टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ती है। उसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस भी करेंगे। तो एंजाइम इनहिबिशन का फायदा क्या है? ये नहीं कि एंजाइम इनहिबिशन का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, बल्कि हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम जो कंट्रोल में है वो इस एंजाइम इनहिबिशन की वजह से कंट्रोल में। हमारी बॉडी में दोनों काम हो रहे हैं, जरूरत पड़ने पर रिएक्शन को स्टार्ट भी किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर रिएक्शन को रोका भी जा रहा है। तो रोकने में फिर एंजाइम इनहिबिशन वाले फिनोमिनन इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने समझा दी। दूसरा, हम जो ड्रग्स बनाते हैं इसकी एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस भी की, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, वो क्या करती है? उन एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, और बैक्टीरिया का मरना ये हमारे लिए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह कैंसर ड्रग उन एंजाइम को ब्लॉक करती है जो सेल डिवीजन में, क्योंकि कैंसर होता ही क्या है कि जब बॉडी के अंदर सेल तेज़ी से डिवाइड करते हैं और पूरी बॉडी में फैलते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसर ड्रग क्या करती है? उन एंजाइम को जिन्होंने सेल डिवीजन के अंदर हिस्सा लेना है उनको ब्लॉक करती हैं। इस तरह कैंसर की जो फैलाव है वो इन ड्रग्स की वजह से रुक जाता है। मेडिकल रोल से क्या मुराद है कि बाज़ दफ़ा इनहिबिटर का हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल कंडीशन को मैनेज करने के लिए। जैसे खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक की वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी उन खून की नालियों में खून का जम जाना या ब्लॉकेज हो जाना जो हमारे दिल के सेल को फूड और ऑक्सीजन पहुंचा रही है, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। क्लियर? तो हार्ट अटैक जिस वक्त किसी पेशेंट को होता है तो उसकी उन ब्लड वेसल्स के अंदर खून जमने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो हम क्या करते हैं? ऐसी मेडिसिन देते हैं जो ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जब हमारी स्किन पे कट लगता है, ब्लड बाहर आता है, फ़ौरन क्लॉट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ब्लड के पास कुछ ऐसे एंजाइम मौजूद हैं तो जो ब्लड को क्या कर रहे हैं? क्लॉट। जिस वक्त हार्ट अटैक होता है तो उस वक्त भी हार्ट की ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो उस क्लॉटिंग के प्रोसेस को होने ना दे। उनको कहा जाता है एंटी कोगुलेंट, कहते हैं क्लॉट होने को, जमने को। एंटी कोगुलेंट उन मेडिसिन को कहा जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोकती हैं। क्लियर? इसी तरह खुदा न खास्ता किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि वो फालिज हो जाते हैं।
तो ब्रेन स्ट्रोक में जो हमारा ब्रेन है उसमें जो खून की नाली हैं, ब्लड वेसल हैं, उनमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपरली सेल को पहुंचता नहीं है और सेल को ऑक्सीजन फूड ना मिले तो उसकी फ़ौरन ही डेथ होती है। जब हमारे ब्रेन का वो पोर्शन डैमेज हो जाए तो ऑटोमेटिकली फिर उसका असर हमारे बॉडी के किसी न किसी हिस्से, क्योंकि हमारे ब्रेन ने क्या करना है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, तो अगर जो हिस्सा डैमेज हुआ है तो वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो सारी ज़िंदगी के लिए यूज़लेस हो जाए। जैसे पैरालिसिस में बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो बाजू हैं, टांगे हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जो दिल की नालियाँ हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है, और जो ब्रेन स्ट्रोक है जो हमारी दिमाग की खून की नाली है उनमें ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। लेकिन अगर ये पेशेंट फ़ौरन ही हॉस्पिटल जाएं और उनको इन मेडिसिन्स जो ये काम कर रही हैं इनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो इंजेक्शन क्या करते हैं, इस क्लॉटिंग के प्रोसेस को फ़ौरन ही कम कर देते हैं या फ़ौरन ही न्यूट्रल ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद डैमेज नहीं होता। जैसे अगर ब्रेन स्ट्रोक के बाद 10 सेल मरे, अगर ब्रेन स्ट्रोक जारी रहता है, हो सकता है 100 सेल, फिर 1000, फिर हो सकता है 10,000, फिर 1,00,000, हो सकता है इंसान की डेथ हो जाए। क्लियर? लेकिन अगर फ़ौरन ही उसको ऐसी मेडिसिन दे दी जाती, फ़ौरन ही ऐसी मेडिसिन दे दी जाए जो उस क्लॉटिंग को फ़ौरन ही ख़त्म कर दें, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो ज़्यादा सेल के डेड होने के चांस हैं वो कम हो जाते हैं और इंसान की किसी हद तक जान बचाई जा सकती है। पॉइजनिंग मैनेजमेंट के बाद अब इंसान खुदा न खास्ता कोई जहर खा लेता है गलती से, या कोई दे देता है, या खुद खा लेता है। अच्छा, टॉक्सिन और पॉइजन में क्या फ़र्क है? पॉइजन जहरीली चीज़ को कहा जाता है, लेकिन वो जहरीली चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं तो वो टॉक्सिन कहलाती है। ठीक है, तो आमतौर पे टॉक्सिन इज़ ए टाइप ऑफ पॉइजन, तो टॉक्सिन पॉइजन ही की एक टाइप है, लेकिन फ़र्क ये होता है जो पॉइजन होता है वो नॉन लिविंग सोर्सेज से भी आ रहा होता है, लिविंग से भी आ रहा होता है, लेकिन जो टॉक्सिन है वो लिविंग सोर्सेज वाले जहर को कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या, जैसे मैं कहता हूँ एक मिसाल है, साइनाइड एक जहर है। अगर हमें पता चल जाए कि ये साइनाइड किस तरह एंजाइम को ख़राब करता है जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है, तो ऑटोमेटिकली फिर हम इसको मैनेज करने के लिए अपनी कोई ना कोई, वो कहते हैं, जुगाड़ निकाल सकते हैं, कोई टेक्निक लगा सकते हैं, कोई इसका एंटीडोट तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे वर्ड इस्तेमाल होते हैं एंटीडोट, जो जहर के असर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एंजाइम किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें ये बात पता चल जाए तो फिर हम उसका एंटीडोट बनाना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। जैसे साइनाइड एक एंजाइम है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसको इनहिबिट करता है। और आपको पता है ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से सेल की रेस्पिरेशन रुक जाती है, सेल को एनर्जी नहीं मिलती, सेल की डेथ हो जाती है। और ये काम कैसे करता है कि जो आयरन होता है एक्टिव साइट के अंदर, इसकी एक्टिव साइट में आयरन होता है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इसका एंटीडोट है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी कोबैलामीन। ठीक है, इसके अंदर एक कोबाल्ट होती है, ये भी एक एलिमेंट है। तो जब हम हाइड्रोक्सी कोबालामीन देते हैं ऐसे शख्स को जिसमें साइनाइड की पॉइजनिंग हो चुकी है, ये जो कोबाल्ट होता है इस एंटीडोट के अंदर, वो साइनाइड के साथ आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एंजाइम है, ये साइनाइड इसके आयरन से जुड़ा हुआ है, ये वाला आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसका बॉन्ड इसके लिहाज से कमज़ोर बॉन्ड है, तो इस वजह से ये वाला जो आप कह सकते हैं इनहिबिटर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और एंजाइम के साथ उसका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होने की वजह से वो टूट जाएगा। लेकिन अगर हमें ये सारा कुछ पता ना होता तो क्या फिर हम उसका एंटीडोट बना सकते थे? नहीं। तो इस वजह से एंजाइम इनहिबिशन कैसे काम करता है पॉइजन के केस में, यानी पॉइजन एंजाइम इनहिबिटर भी होते हैं ना, तो पॉइजन एंजाइम इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि हम क्या कर सकते हैं, पॉइजनिंग को ट्रीट कर सके। तो ये बड़ा अहम है, ये जो बात है ना कि अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस एंजाइम इफेक्ट, ये एंजाइम को किस तरह इफेक्ट करते हैं, इस क्रिटिकल, ये बहुत ही अहम है टू ट्रीट पॉइजनिंग। अच्छा, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट, जब भी हम बात करते हैं ना फार्मास्यूटिकल रिजल्ट कि हम ड्रग डेवलपमेंट करते कैसे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ACE। हमें इसके बारे में पता चला,
ACE एब्रीवेशन किसका है? एंजियोटेंसिन, ये एक केमिकल है, उसको कन्वर्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम। तो ACE एब्रीवेशन किसका है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या कर रहा है? हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1, इसको 2 में कन्वर्ट कर रहा है। और ये 2 क्या करता है? ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नैरो करता है, उनकी कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, ठीक है। और जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो बीपी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। एक इंसान जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तब भी हो सकता है ये वाली चीज़ रिलीज हो और हमारी जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाए। और कंस्ट्रिक्शन का फ़ायदा क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज। अच्छा, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज करना एक्सरसाइज में, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो से हमारी जो न्यूट्रिशन है मुख्तलिफ टिश्यू की, सेल्स की, मसल्स की, वो बेहतर अंदाज में होगी। इसी तरह जब स्ट्रेस होती है तब भी बीपी हमारा हाई होता है। बीपी हाई होना एक फ़ायदा है बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशन, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो बीपी हाई होना, अगर नॉर्मल कंडीशन से बीपी हाई हो रहा है कोई एक्सरसाइज के वक्त या आप कह सकते हैं स्ट्रेस के वक्त, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब बंदा रेस्ट में होता है तो उसका बीपी दोबारा कम हो जाना चाहिए। इस वजह से कहा जाता है जब बंदा भाग के आता है, चल के आता है, फ़ौरन बीपी अगर चेक करेंगे तो उसका हाई नज़र आएगा। कोई टेंशन में है उसका बीपी हाई ही होगा। बाद लोग बीपी चेक करवाने जाते हैं, उनको ऑपरेटर्स को देख के ना टेंशन हो जाती है और उस टेंशन की वजह से उनका बीपी हाई रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में उनका बीपी हाई नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी हाई हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीपी का हाई होना ये एक नॉर्मल फैक्ट, लेकिन अगर बीपी मुसलसल हाई रहे ये बीमारी है। देखो, एक्सरसाइज में बीपी हाई हो गया, रेस्ट में आया, बीपी दोबारा नॉर्मल रेंज में आ गया, स्ट्रेस आई, बीपी हाई हो गया, उसके बाद स्ट्रेस गई नॉर्मल, तो ये एक नॉर्मल काम है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बीपी मुसलसल हाई रहे तो फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिससे बीपी मजीद हाई ना हो। तो उस केस में क्या होगा कि हमें पता है कि एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होता है जो हमारी खून की नालियों को थोड़ा नैरो करते हैं। और आपको पता है जब चीज़ नैरो होती है तो उसमें बहने वाली चीज़ का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन बनाएं या ऐसी ड्रग बनाएं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करे तो इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। तो ब्लड वेसल डायलेट रहेंगी, वो बढ़ी ही रहेंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक शख्स है उसमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो फिर अगर वो एक्सरसाइज में और अगर बढ़ गया, स्ट्रेस में और बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गन को, किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को, सबको डैमेज करेगा। इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर अब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मेडिसिन्स का एक ग्रुप बनाया गया है जो इस एंजाइम को इनहिबिट। लेकिन अगर हमें ये पता ना होता कि ये एंजाइम ये किस काम कैसे करता है और इस एंजाइम के ब्लॉक करने की वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो हम कैसे ड्रग डेवलप करते। तो बहरहाल फार्मास्यूटिकल रिजर्व में जो एंजाइम इनहिबिशन है, देखो यहाँ हमने एंजाइम को इनहिबिट किया और इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि एक जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल रिजल्ट है, क्योंकि फार्मेसी के वर्ड आमतौर पे मेडिसिन की डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, सर्व एज ए वैल्यूएबल टूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टू स्टडी द फंक्शन ऑफ एंजाइम, कि पहले हम एंजाइम का फंक्शन चेक करें और फिर उस एंजाइम ने अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसके खिलाफ हम पोटेंशियल ड्रग बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक ड्रग है जिसका नाम है कैप्टोप्रिल, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, ऑटोमेटिकली वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लेके आती है। और सबसे एंड पे एंजाइमेटिक काइनेटिक को स्टडी करने में इनहिबिटर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अगर देखा जाए ओवरऑल ये आर्टिकल जो चल रहा है ये ज़्यादातर हम एंजाइम इनहिबिशन का मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिकल कंडीशन है, बीमारी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ का हम इस्तेमाल करें। तो यहाँ भी एंजाइमेटिक काइनेटिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी ड्रग्स को हम एनालाइज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। कैसे? पहले देखना ये एंजाइम काइनेटिक्स होती क्या है। एंजाइम काइनेटिक्स ये बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है
जो स्टडी करती है कि एंजाइम कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर उन फैक्टर को भी डिस्कस करती है कि जिसकी वजह से एंजाइम का जो एक्शन है वो इफेक्ट होता है। जैसे टेम्परेचर से का एंजाइम एक्शन इफेक्ट होता है तो हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, पीएच से एंजाइम का एक्शन इफेक्ट होता है हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से इफेक्ट होता है हम पढ़ेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के वजह से इफेक्ट होता है हम पढ़ेंगे, एंजाइम इनहिबिशन की वजह से इफेक्ट होता है हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, वो फैक्टर जो एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट कर रही हैं, वो सारी एंजाइम काइनेटिक का पार्ट है। तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम इनहिबिशन को हम इस्तेमाल करते हैं इस फील्ड के अंदर, और अपने ड्रग के मुख्तलिफ फैक्टर्स को हम चेक कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन है ए, हमने इसको एंजाइम के साथ बाइंड करना है ताकि हमें वो फंक्शन रोकना है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर? तो ये एंजाइम ए इनहिबिटर है। लेकिन हम लैब में क्या करते हैं कि एंजाइम और इसका इंटरेक्शन करवाते हैं, ठीक है, और फिर उस एंजाइम का फंक्शन चेक करते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर। जैसे हम एक फैक्टर लेते हैं टेम्परेचर, 10 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड, 30 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर हम इसका इफेक्ट चेक। अगर हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ कि 10 सेंटीग्रेड पर एंजाइम बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो इसका मतलब है ए 10 सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हमें किस पर चाहिए, हमने चूंकि बॉडी के अंदर 37 सेंटीग्रेड एंजाइम जो हमारी बॉडी के वो 37 सेंटीग्रेड पर काम करते हैं, तो हमें ऐसा इनहिबिटर चाहिए जो इस टेम्परेचर पर परफेक्ट काम करता हो। तो जाहिर बात है फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ चेंजेस लेके आएंगे। क्लियर? इसी तरह हम क्या करते हैं, इस मेडिसिन को इन मुख्तलिफ टेम्परेचर पर रखते हैं। टेम्परेचर पर रखने के बाद हम इसको दोबारा एंजाइम के साथ अटैच करवाते हैं और फिर हम आगे इसका फंक्शन चेक करते हैं। अगर सपोज मैं कहता हूं कि 50 सेंटीग्रेड पर जब हमने इस ड्रग को स्टोर किया, उसके बाद जब हमने इसको इस्तेमाल किया एंजाइम के इनहिबिशन के लिए, तो फंक्शन फुली तौर पे होता रहा। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस इनहिबिटर ने इस एंजाइम के साथ रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि रिएक्ट करेगा तो फंक्शन क्या होगा, रुकेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इस ड्रग को 50 सेंटीग्रेड पर स्टोर करेंगे तो उसकी वजह से इस ड्रग के अंदर कोई ऐसी चेंजेस आएगी कि वो अपना इनहिबिटर वाला इफेक्ट खत्म कर देंगे। तो बहरहाल इस तरह हम एंजाइम की जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के अंडर, तो वो हम चेक करते हैं, और उसका फ़ायदा क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि जो ड्रग है वो किस टेम्परेचर पे बेस्ट काम करेगी। हमें पता चल जाता है कि ड्रग को किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कितनी देर के लिए स्टोर। जैसे हम कहते हैं इस ड्रग को हमने 1 साल के लिए रखा, स्टोर करके रखा, टेम्परेचर सही था, स्टोर करके रखा। 1 साल बाद जब एंजाइम के साथ हमने इस्तेमाल करवाया तो फिर भी काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लाइफ है उस ड्रग की मैक्सिमम 1 साल तक। तो बहरहाल इस सारी फील्ड के ज़रिए से हमारा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी ड्रग्स किस टेम्परेचर। अभी तो हमने सिर्फ टेम्परेचर के लिहाज से बात की है ना, फिर इसी तरह हम पीएच के लिहाज से बात करते हैं। जैसे हमारे बाज़ ड्रग ऐसी हैं, हमारी जो स्टमक की एसिडिक पीएच है उस पर जाके ख़राब हो जाती हैं। हमारी कुछ ड्रग ऐसी हैं जो हमारी इंटेस्टाइन की बेसिक पीएच उस पर जाके ख़राब हो, फिर हमें उन कंडीशन को आप कह सकते हैं टॉलरेट, उन कंडीशन को ओवरकम करने के लिए और स्ट्रेटजी बनानी पड़ती हैं। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी फील्ड है एंजाइमेटिक काइनेटिक, जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम एंजाइम के एक्शन को इनहिबिटर के लिहाज से, ड्रग्स के लिहाज से, मेडिसिन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद जाके ये प्रॉपर जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमारे पास आती हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट काम करती हैं। क्लियर? तो ये सारा जो हमारा जो टॉपिक था, मेन इसका थीम यही था कि ज़्यादातर जो एंजाइम इनहिबिशन को हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो बॉडी खुद इस्तेमाल करिए अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एक हम इस्तेमाल करें उन ड्रग्स को डेवलप करने के लिए जिससे काफ़ी सारी जो मेडिकल कंडीशंस हैं, डिजीज़ हैं, वो कंट्रोल हो रही हैं। तो बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद अब 2 टॉपिक रह गए हैं, फीडबैक इनहिबिशन एक छोटा सा आर्टिकल है, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।